किस तरह कुछ ना करने से आपको ज्यादा करने में मदद मिलती है। 2 सप्ताह से केन ने अपने जीवन में कार्य करने का जो नया तरीका चुना था, वो उससे चिपका हुआ था और उसे इसके बारे में अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा कई बार हुआ था जब ये उसे कड़ी मेहनत जैसा लगा, लेकिन अब जब उसने ठान लिया था कि वो एक दिन भी नहीं चूकेगा, तो उसकी नई आदत ज्यादा आरामदेह महसूस हो रही थी। वो जितना ज्यादा आरामदेह और आत्मविश्वासी बना, उसके आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही ज्यादा सकारात्मक होने लगी। केन अपनी समय सारणी में हर दिन कुछ मिनट अलग रख देता था, ताकि वो क्रिस के साथ अपने सत्र की कार्यसूची यानी टू डू लिस्ट को पढ़ ले। उसने पाया कि खुद को इन लक्ष्यों की याद दिलाने से उसे अपनी नई आदत कायम रखने में मदद मिली थी। अब जब वो 1% वाले समूह के अंतिम सदस्य का इंतजार करते हुए एक बेंच पर बैठा, तो उसने वो सूची दोबारा पढ़ी। जो करना है, 30 दिनों तक हर दिन अपनी आदत का अभ्यास करेंगे तो ये स्वचालित बन जाएगी। यही दूसरी आदतों के साथ भी करें, एक बार में एक, यानी वन एट अ टाइम। जागरूक रहें कि विश्वास ही ये तय करते हैं कि आप घटनाओं की प्रतिक्रिया में कैसा महसूस और कार्य करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने नकारात्मक विश्वासों को नए सिरे से ढालें, यानी रिप्लेस। फिसलने को गिरने में ना बदलने दें। आखिरी बिंदु पर वो मुस्कुराया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ये अच्छी सलाह थी, और अब तो और भी ज्यादा लग रही थी जब वो एक खड़े और उखड़-बखड़ दिखने वाले पहाड़ के पेड़ में बैठा हुआ था। और शायद ये पहाड़ी डगर थी। आखिर जेफ पूर्व ओलंपिक ट्रायथलीट थे, जो उस वक्त अल्ट्रा मैराथन का प्रशिक्षण ले रहे थे। वो पहाड़ की ओर देखते हुए उन्होंने मन ही मन 1% समूह के सदस्यों के साथ हुए सत्रों को याद किया। इस पर केन रोमांचित महसूस करने लगा कि खेल ही वो 1% के फॉर्मूला की अंतिम कुंजी सिखाएंगे। वो जानता था कि इसमें जितने भी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है, वो उसके लिए तैयार था। जब जेफ आया तो पार्किंग से नहीं आया, जैसे कि केन को उम्मीद थी। वो एक पहाड़ी पगडंडी से धीरे धीरे दौड़ते हुए आया। उनके कंधों पर एक बैकपैक था। पसीना बह रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। टहलना कैसा रहेगा? जेफ ने पूछा। मुझे ठंडा होगा, बेहतरीन, केन ने कहा, और अपना बैकपैक कंधों पर टांगकर जेफ के साथ साथ ऊपर चलने लगा। वो 1% फॉर्मूला में केन की प्रगति और जेफ की प्रशिक्षण योजना के बारे में बातें कर रहे थे। जेफ ने कहा, मैं यहाँ उतनी ज्यादा बार नहीं आता हूँ, लेकिन ये प्रशिक्षण की मेरी प्रिय जगह है। और केन समझ सकता था कि क्यों। पहाड़ खड़ा था और ये शारीरिक रूप से मेहनत भरी बहुत अच्छी कोशिश हो सकती थी। केन ने अपनी निगाह दृढ़ता से सामने रखी, चलते हुए, हमेशा ऊपर ढकेलते हुए। अब उसे पसीना आने लगा था। वो अब सचमुच लय में आ गया था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो जेफ की बराबरी पर चल रहा है। वो सोचने लगा कि शायद इस चुनौती की वजह से जिम उसे यहाँ लाए होंगे। लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जेफ रुक गए और केन से बोले कि क्या आपको समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ मिलने का सुझाव क्यों दिया था? और उन्होंने अपना दायां हाथ फैलाकर पेड़ों के नज़ारे के दूसरी तरफ ले गए। केन ने इस बात पर गौर नहीं किया था कि वो पगडंडी नीचे थी। नीचे एक गहरी नीली लीली झील थी जो पेड़ों से घिरी थी। ऊपर एक बाज उड़ रहा था। वाह, केन ने कहा। वो हैरान दिख रहा था। मेरा अंदाजा है कि आप हमेशा व्यस्त रहने वाले इंसान हैं, जेफ ने कहा। सही कहा जेफ, केन बोला, और जेफ को उसकी आवाज में गर्व की खनक सुनाई दी। मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए फुर्सत से बैठना या आराम करना बर्बादी जैसा महसूस होता है। मैं भी ऐसा ही था, जेफ ने जवाब दिया। एक गहरी सांस ली और वो पेड़ों और पत्तों से निकलते देखा। ऐसे ही थे, केन ने कहा, लेकिन निश्चित रूप से आप तो सबसे व्यस्त इंसानों में से एक होंगे। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत सा प्रशिक्षण लेना पड़ता है और आपका परिवार है, और बॉब ने कहा था कि आप अपना कारोबार भी चलाते हैं। जेफ खुलकर मुस्कुराया और केन को एहसास हुआ कि वो कितने शांत और केंद्रित दिख रहे थे। शायद उन्हें बहुत सी मदद मिली थी, या शायद वो उन लोगों में से थे जो रात को केवल 4 घंटे सोते हैं, और जब केन जैसे सामान्य इंसान सो रहे होते हैं, तब वो अपने काम निपटा लेते हैं। क्या मैं आपको कहानी बता सकता हूं? जेफ ने पूछा, और अपना हाथ केन के कंधे पर रख दिया। तब केन ने जेफ की मुस्कान में कुछ देखा और सीखा, उस किस्म की समझ जो सिर्फ अनुभव से मिलती है। बिल्कुल, जरूर सुनाएं, केन ने कहा, और वो दोनों फिर पगडंडी पर चलने लगे। जेफ ने बताया, वो माध्यमिक स्कूल, मिडिल स्कूल के समय से ही ओलंपिक खिलाड़ी बनना चाहते थे। उन्होंने अद्वितीय समर्पण, अनपैरेलल्ड डेडिकेशन दिखाया और लंबी रेस, लॉन्ग रेस के लिए ट्रेनिंग ली, जिनके बारे में स्कूल के ज्यादातर बच्चे तो सोच भी नहीं सकते थे। वो हर दिन प्रशिक्षण लेते थे और फिर समाप्त होने पर उनके पिता उनके छोटे भाइयों से घंटों कार चलाकर वहां ले जाते थे, जहां वो एक उत्कृष्ट कोच, एक्सीलेंट कोच से प्रशिक्षण ले सकते थे।
वो उन्हें प्रतिस्पर्धा करने और संबंध बनाने में कभी मदद नहीं करते थे। पिता ने अपने पूरे समर्थन की आहुति दी। कॉलेज में जेफ ने सभी पार्टियों वाली दोस्ती नहीं की। उनके लिए तो बस प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा का कठोर समर्पण था। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना सपना हासिल कर लिया, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करना। वो चौथे स्थान पर आए, जिससे वो अगले ओलंपिक में विजेता बनने पर पहुंचने के लिए और ज्यादा प्रेरित थे। कुछ सेकंड की वजह से मैं एक मेडल से दूर रह गया। फर्क 1% का लगभग 10वां हिस्सा था। मैंने सोचा कि उस खाई को पाटने का तरीका सीधे प्रशिक्षण शुरू कर दूं। पहले से भी ज्यादा जोर से, जेफ ने कहा। कई कोच थे जिन्होंने मुझे आराम के लिए ज्यादा समय देने वाला विचार दिया था कि अगर मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूं तो क्या दूसरा ले रहा है। केन उनकी बात का मतलब समझ गया। वो कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएगा, लेकिन वो खुद के बारे में सोचता था कि अगर वो एक पल के लिए भी कमजोर बन बैठा तो दूसरे उससे आगे निकल जाएंगे। बहुत जल्दी मैं यहां-वहां समय का 1 सेकंड का अंश बचा रहा था। मैं उत्तेजनातीत महसूस कर रहा था। निश्चित रूप से मैं जोर जोड़ रहा था और एक घटना के लिए सारे समय काफी दुबता रहता था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करना सीख लिया था। जब तक कि मैं हवाई में आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा लेने के लिए नहीं गया। जेफ ने कहा, ट्रायथलॉन में आप किसी बड़ी दौड़ से लगभग 1 महीने पहले अपने प्रशिक्षण का घटा देते हैं। मुझे इससे सख्त नफरत थी, लेकिन मैंने इसे एक व्यवहार को विकसित किया। ये काफी नहीं हुआ। मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। उन्होंने आगे कहा, मैं ज्यादातर रेसेस में सबसे आगे रहा, लेकिन अंतिम हिस्से में दूसरे समय मेरा पुराना अखबार जैसा जवाब देता रहा। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने चाकू घुसा दिया हो। मैं जैसे तैसे दौड़ तो पूरी कर ली, लेकिन मैं लाइन पार करने वाले सबसे आखिरी धावकों में हो रहा हूं। मेरे इतने सारे ऑपरेशन हुए कि मुझे उनकी गिनती ही याद नहीं है। मैं पुनर्वास में घंटों गुजारे ताकि मैं जिस तरह पहले चला करता था उसी तरह फिर चल सकूं। मैं नीचे की ओर जाने वाले चक्रों में फंस गया। ये सिर्फ शारीरिक चोट ही नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हार भी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैं ओलंपिक में नहीं जा पाया तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने जल्दी ही उम्मीद छोड़ दी और खुद को ढीला छोड़ दिया। किसी भी तरह का व्यायाम करना छोड़ दिया। जो भी दिल चाहा खाना, जेफ ने कहा। उन्होंने इशारा किया कि उन्हें पहाड़ के उस तरफ खुद सीढ़ियों से उतरना और वीर की सील उतरने लगा। जेफ ने आगे कहा, मैंने खुद को कोसा क्योंकि मुझे चेतावनी दी गई थी कि मेरे शरीर को दोबारा स्वस्थ होने के लिए प्रशिक्षण के बीच आराम की जरूरत थी। मैं ओलंपिक का आदर्श वाक्य भूल गया था, सिटियस एल्टियस फोर्टियस, ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। मैं सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली बनने की कोशिश की थी और हर दिन कदम दर कदम बेहतर बनने की मेहनत के बजाय मैं तुरंत ही ऐसा बनना चाहता हूं। मैं उन लोगों की तरह हूं जिन्हें आप छलनी सुनते हैं। मैं तुरंत चाहता हूं। केन ने पूछा, आप पटरी पर कैसे लौटे? केन ने जवाब दिया, मेरे डैडी को चिंता हो रही थी कि अगर मैं बिस्तर से नहीं उठ पाया तो मेरा क्या होगा, इसलिए वो मुझे वापस वितरित करने के लिए अपने एक सहकर्मी को ले आए। उस आदमी ने जेफ को 1% के फॉर्मूला से परिचित किया। अंततः जेफ ने एक-एक करके ज्यादा स्वस्थ आदतें डाली, जिनमें आराम की अवधि तय करना शामिल था। उन्होंने दोबारा जांच करके बिजनेस की ढील दी और ज्यादा छोटे ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण लेने लगे। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे ऊपर का रास्ता बनाया। मैं सचमुच कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य का लाभ भी दे रहा था। धीरे धीरे मैंने अपने प्रदर्शन को बेहतर होते देखा, ट्रायथलॉन में, अध्ययन में, संबंधों में, कामकाज में, हर क्षेत्र में। केन और जेफ तलहटी तक पहुंच गए। अभी झील ठीक सामने थी। उतरने के दबाव की वजह से केन के पैर की मांसपेशियां कम कपां और जल रही थीं। दोनों ने अपनी अपनी पानी की बोतलों से पानी पिया। नज़दीक ही एक छोटा धारा स्ट्रीम था, जो एक धारा करंट के जरिए झील में पानी पहुंचाता था। उन्हें पहाड़ी पर कमी कोमर कदमों पर उठकर मिलना था, लेकिन फिर केन को ये उम्मीद नहीं थी कि वहां गर्मी में उसे लगभग 6 लोग दिखेंगे। उनके चारों तरफ भाप उठ रही थी। अब वो समझ गया कि जेफ ने उससे क्यों कहा था कि वो तैरने वाले शॉर्ट्स पहने और एक तौलिया और बदलने के कपड़े लेकर आए। केन और जेफ चलकर वहां बदल गए, दूसरे धावकों और पदयात्रियों का अभिवादन किया, अपना सामान रखा और पानी में उतर गए। केन खुश हो उठा कि वो सुंदर रूप से गर्मी बढ़ा रहा था। जेफ ने कहा, जब मैं शौकिया ट्रायथलॉन शुरू किए तो मैं जानता था कि मुझे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और आराम के बीच पहलू से ज्यादा संतुलन बनाने की जरूरत थी। इसलिए इस सीखने के लिए ओलंपिक प्रशिक्षण छोड़ दिया।
मंत्रियों के क्लब ने मुझे बताया कि उनकी प्रशिक्षण दिनचर्याएं, ट्रेनिंग रूटीन्स इस जगह के बारे में है। ये मेहनत की जगह है। और अब आप जानते हैं किसी खिलाड़ी का रिकवरी सेंटर सबसे प्रिय हिस्सा होता है गर्म पानी वाला टब। क्या पता क्या है, केन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो महसूस कर सकता था कि गर्मी पानी में उसके पैर की मांसपेशियां और उसके दिमाग का तनाव कम हो रहा था। खिलाड़ी लगभग हर दिन रिकवरी सेंटर जाते हैं। कुछ विधियां हॉट टब से ज्यादा बेहतर हैं, जैसे कंप्रेशन मुद्रण, कंप्रेशन प्रिंटिंग, जेफ ने कहा। केन के चेहरे पर सवालिया भाव देखकर उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया, दबाव डालने के लिए मूठ के आस्तीनों और पैरों से हवा भरी जाती है। इससे किसी प्रशिक्षण सत्र के तुरंत बाद खून का प्रवाह बना रहता है। एक एक्वा मसाज बेड होता है जो उच्च दबाव वाली पानी की धाराओं को शरीर पर ऊपर नीचे चलाता है। उन्होंने आगे कहा, स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते भी हैं क्योंकि स्वास्थ्य लाभ स्वास्थ्य पोषण पर निर्भर करता है। आपको प्रशिक्षण सत्र पूरा करने के 20 मिनट के भीतर अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन की जरूरत होती है। एक ड्राई सोना और एक स्टीम रूम है। मसाज, धर्षिता, ध्यान, योगा क्लासेस। सचमुच? केन ने कहा। यह तो किसी फिल्म जैसा लगता है। वो ये सोचने बिना नहीं रह सका कि अगर आराम करना खिलाड़ियों में ही नहीं, किसी भी चीज में उत्कृष्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका है। ये विलासिता जैसा लग सकता है केन, लेकिन सारा शोध दर्शाता है कि शरीर की प्रतिशत लोग स्वास्थ्य लाभ के समय को हमेशा अपने दिन में स्थान देते हैं। उसेन बोल्ट एक बेहतरीन मिसाल हैं। 2008 के ओलंपिक्स में उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 9.69 सेकंड में पूरी की और विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया। मैंने वो दौड़ देखी थी, केन ने कहा। वो अविश्वसनीय थी। सचमुच अविश्वसनीय बात यह है कि उसके 3 साल पहले वो 9.75 सेकंड के अवरोध को नहीं तोड़ पा रहे थे। उन्हें प्रगति का महत्वपूर्ण रहस्य तब मिला जब उनके प्रशिक्षकों को एहसास हुआ कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। बोल्ट चिंतित थे कि दिनचर्याओं में आराम की अवधि से उनकी गति कम हो जाएगी, लेकिन हुआ इससे उल्टा। उनका समय 0.6% बेहतर हो गया। इस सुधार ने जिम प्रतिशत से भी कम था उन्हें एक असाधारण धावक का संसार का सबसे तेज धावक बना गया। मैं देख सकता हूं कि प्रशिक्षण के दौर और थकान से भरा खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे सकता, लेकिन क्या ये बात मुझ जैसे व्यक्ति पर भी लागू होती है? मेरा नजरिया है कि मैं जितने घंटे बिताता हूं मैं उतना ही ज्यादा कार्य करता हूं। बड़ा क्लान था। दबाव में होने पर ज्यादातर लोग आराम करना, व्यायाम करना और सही तरीके से खाना छोड़ देते हैं। वे कम सोते हैं और ज्यादा लंबे घंटे काम करते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग हर दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं, उन्हें हृदय रोग या हार्ट अटैक की आशंका उन लोगों से 56% ज्यादा होती है जो 10 घंटे से कम काम करते हैं। दुखद बात यह है कि एक निश्चित बिंदु से परे ज्यादा समय तक काम करना दरअसल हानिकारक बन जाता है। ये मेरे बॉस को बताने की कोशिश करें, केन ने एक शुष्क मुस्कुराहट के साथ कहा। यह एक बेहतरीन विचार है, जेफ ने जवाब दिया। मैं जब देखूंगा कि स्वास्थ्य लाभ को अपनी दिनचर्याओं में शामिल करने से मुझे जीवन के सभी पहलुओं में कितना लाभ मिल रहा है, तो मैं शोध का अध्ययन करूंगा। मैंने सीखा कि शीर्ष 1% लोगों को अलग करने वाली चीज यह है कि वे दिन भर एकाग्रित प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों का चक्र चलाते हैं। ये सब काम और आराम के संतुलन के बारे में है। ये संतुलन कैसा होता है, केन ने पूछा। किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एकाग्र होकर एक समय में 90 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते हैं। वे 2 सत्रों के बीच में आराम करने का अवकाश लेते हैं। वे दिन में छोटी झपकी लेते हैं, रात को कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और नियमित वीक्षण लेते हैं। केन ने पल भर के लिए कल्पना की कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करेगा अगर उसका जीवन एकाग्रित प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की इस लय पर चले। शीर्ष 1% लोगों को अलग करने वाली चीज ये है कि वो दिन भर एकाग्रित प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों का चक्र चलाते हैं। जेफ ने पूछा, क्या बॉब ने आपको प्रतिभाशाली वायलिनिस्टों के अध्ययन के बारे में बताया? केन ने कहा, निश्चित रूप से। हाँ, उन्होंने 3 समूहों में विभाजित किया और ये पाया कि सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो कितने घंटे अभ्यास करते थे। स्थिर स्तर पर पहुंचने के लिए कम से कम 10,000 घंटे। देखिए, इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि काम और आराम के प्रति लयबद्ध नियमित अपनाना आपको 1% लाभ कैसे मिल सकता है। जेफ ने आगे कहा, उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो कितना आराम करते थे और कितनी बार करते थे। बेहतरीन खिलाड़ियों का एक दैनिक दिनचर्या थी जिसमें वो एक बार में 90 मिनट तक अभ्यास करते थे, जिसके बीच में कोई व्यवधान नहीं होता था। लेकिन 90 मिनट के 2 सत्रों के बीच में अंतराल जरूर रहता था। सबसे कम सफल समूह में वायलिनिस्टों की तो 2 अभ्यास और आराम की कोई दिनचर्या ही नहीं रही थी। ऊपर वाले 2 समूहों के लोग रात में औसतन 8.6 घंटे सोते थे, जबकि सबसे नीचे वाले समूह के लोग औसतन 7.8 घंटे सोते थे। शीर्ष 2 समूहों ने लगभग 3 घंटे प्रति सप्ताह झपकी ली, जबकि निचले समूह में सप्ताह में 1 घंटे से भी कम झपकी ली। क्या आप मजाक कर रहे हैं? केन ने कहा, मैं तो ये मानता था कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विचलित लोग होंगे जिन्हें रात में सिर्फ 3-4 घंटों की नींद की जरूरत होती है।
ये काफी हद तक एक शहरी धूम है कैन। एक निद्रा विशेषज्ञ ने कहा है कि जिन लोगों को 5 घंटे से कम नींद की जरूरत होती है उनका प्रतिशत लगभग 0 है। दरअसल 95% लोगों को सामान्य से काम करने के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वो इससे कम में काम चला सकते हैं, उनमें से ज्यादातर खुद को धोखा दे रहे हैं, जेफ ने कहा। वो अगले दिन खींचकर और शुक्र लेकर काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे जो हो, अगर पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो आपका प्रदर्शन गिर जाता है। ओह, मुझे तो हर रात को औसतन सिर्फ 4.8 घंटे की ही नींद मिल पाती है, केन ने कहा। औसत यही है, लेकिन जिस 1% सुधार के बारे में आप सुन रहे हैं, उसे हासिल करने के लिए बेहतर होगा कि आप महान लोगों का अनुसरण करें। 1% समूह के वास्तविक सदस्य और मैं हर रात 8 घंटे की नींद का लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि हम उत्कृष्ट प्रदर्शन जैसा बनना चाहते हैं, बेहतर प्रदर्शन के एक और दिन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नींद में ऐसा क्या है जो प्रदर्शन को इतना ज्यादा बेहतर बनाता है? देखिए, जवाब में एक सवाल पूछूंगा। अगर आप सुधार के मार्ग पर बने रहना चाहते हैं तो अभ्यास करना और सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, 1% के फॉर्मूले से तो मैं यही समझता हूं, केन ने जवाब दिया। देखिए, नींद में आप अपनी स्मृतियों को व्यवस्थित और संगठित करते हैं ताकि आप 1% वाले जो सुविचारित अभ्यास करते हैं उसका उपयोग कर सकें। इसलिए आपको रात को अच्छी नींद की आदत डालने की जरूरत है। आप अपनी रचनात्मकता, समस्याएं सुलझाने और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने की योग्यता में भी वृद्धि देखेंगे। पर्याप्त नींद ना हो तो आप बुरी मनोदशा, एकाग्रता में कमी और गलतियों में वृद्धि देखेंगे। जरा सोचिए, अस्पतालों में कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं जब डॉक्टर और नर्स लंबी शिफ्ट में काम करते हैं। तब आपको कम सजगता और प्रदर्शन में निरावत दिखाई देती है। केन ने अब कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों को एक नई रोशनी में देखा, जिनमें उसने अपने कामकाज और घर पर किया था। शायद 2 घंटे ज्यादा नींद की बदौलत वो उससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता था। उसने कहा, जब मैं लगातार कम सोता हूं तो कई बार दिन पूरा करना भी एक समस्या लगती है। जेफ ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पर इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त शारीरिक और मानसिक समानता नहीं होती है। इसलिए आपको अपनी स्थिति बार बार रखने के लिए अभी और ज्यादा कठोरता से काम करना होता है। आप निश्चित रूप से एकाग्र होने, सीखने और बेहतर बनने की स्थिति में नहीं होते हैं। शायद ज्यादा सोना वो अगली आदत होगी जो मैं शुरू करूंगा जब वो आदत पड़ जाएगी जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूं। बेहतरीन। उसके बाद आप ये नई दैनिक आदत डाल सकते हैं कि आप 90 मिनट के कामकाजी सत्र रखें और उनके बीच में अंतराल रखें जिसमें से आप एक आरामदेह झपकी लें। क्या पता जेफ, कई बार मैं रविवार दोपहर को झपकी लेता हूं, लेकिन उसके बाद मैं आधे घंटे या इससे भी ज्यादा देर तक हमेशा बहुत आलस महसूस करता हूं। मैं सप्ताह में किसी दूसरे दिन ऐसा नहीं कर सकता। रहस्य झपकी, सीक्रेट ऑफ नैप्स को छोटा रखना है, जेफ ने जवाब दिया। आप नींद की कई अवस्थाओं, स्टेजेस से गुजरते हैं और वीकेंड की उन झपकियों में आप शायद इतनी देर तक सोते रहते हैं कि आप उन ज्यादा गहरी अवस्थाओं, डीपर स्टेजेस में पहुंच जाते हैं जिनसे जागने में ज्यादा समय लगता है। सप्ताह के दिनों में अगर आप 10 से 30 मिनट की झपकी लेते हैं तो आप नींद की ज्यादा हल्की अवस्थाओं में ही रहेंगे और जागने पर तरोताजा महसूस करेंगे। जापान में हुए एक अध्ययन स्टडी ने दर्शाया है कि लंच के बाद सिर्फ 15 मिनट की झपकी से लोग बाकी दिन ज्यादा चौकस रहते हैं। इससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि आमतौर पर मैं दोपहर के बाद ढीला पड़ने लगता हूं, केन ने कहा। लेकिन अगर मैं ऑफिस में झपकी लूंगा तो शायद कर्मचारी सोचने लगेंगे कि मैं आलसी हूं, शायद बीमार भी। मैं समझता हूं केन, जेफ ने कहा। ये तो लगभग हर कंपनी में सुनता हूं जहां मैं जाता हूं। लेकिन जब वो झपकी की आदत डालते हैं और अपने प्रदर्शन को ऊंचा उठाते हैं तो वो बेहतर अलग महसूस करते हैं। अगर आप एक छोटी शक्तिशाली झपकी लेते हैं और दूसरे लोग देखते हैं कि इस वजह से आप शाम तक कितने तरोताजा रहते हैं, तो ये विचार बहुत लोकप्रिय हो सकता है। आप जिन कंपनीज के साथ काम करते हैं उनमें लोग झपकी लेते कहाँ हैं? विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, बेस्ट परफॉर्मिंग करने वाली कंपनीज में कुछ ने स्वास्थ्य कक्ष, वेलनेस रूम्स बनवाए हैं, लेकिन मैंने कुछ मुनज्जात्मक हल भी देखे हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी देखे हैं। एक एग्जीक्यूटिव को ज्यादा दबाव महसूस करता था तो वो खुद को 10 मिनट का एक एग्जीक्यूटिव टाइम आउट देने लगा था। उसने अपने ऑफिस के एक पुराने स्टोर रूम में एक आराम कुर्सी रखकर उसे टाइम आउट स्पॉट प्लेस बना लिया है। अगर आप अपने कैबिन का दरवाजा बंद कर देते हैं तो आप हर दोपहर एक निश्चित समय पर स्लीप कर सकते हैं। इस पर डू नॉट डिस्टर्ब की टहनी भी लटका सकते हैं और फिर अपनी कुर्सी पर टिककर झपकी ले सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में सोते में उलझन होती है तो अपनी डेस्क पर पुटले, एल्बोस टिकाने से और अपनी आंखें बंद करने से भी मदद मिलती है। इससे पहले अपने सहकर्मियों को ये बता दें कि आप कुछ मिनटों के लिए ऑफलाइन हो रहे हैं। मेरा भतीजा तो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में भी झपकियां लेता है।
वो पढ़ाई का ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर उसकी दिनचर्या बनाई। वो अब लगभग 90 मिनट तक पुस्तक पढ़ता है, फिर 20 मिनट तक एक कम व्यस्त सत्र में, लेस बिजी सेशन में सोफे पर लगभग 20 मिनट की झपकी लेता है, फिर दोबारा पढ़ने लगता है। दूसरे लड़के तो पहले उस पर हंसे, लेकिन जब उन्होंने ग्रेड सुधरते देखे तो उनमें से कुछ ने ये करना शुरू कर दिया। 90 मिनट ही क्यों? कैन ने पूछा। इसका सारा संबंध आपके शरीर की प्रकृति की प्राकृतिक लय, नेचुरल रिदम से है, जो 90 मिनट की ज्यादा ऊंची और कम जागरूकता के चक्र में चलती है। हो सकता है आपने गौर किया हो कि हर 90 मिनट बाद आप बेचैनी महसूस करने लगते हैं, एकाग्र होना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और आप ज्यादा विचलित होने लगते हैं। मैं आमतौर पर खुद को ऊपर जाने के लिए विवश करता हूं या फिर कोई कॉफी या नाश्ता लेता हूं। अगली बार शायद आप अपने शरीर के भेजे संकेत समझकर 10 मिनट का अंतराल ले सकते हैं। आप हैरान हो सकते हैं कि जब आप अपने काम पर लौटें तो आपके प्रदर्शन में ज्यादा उछाल आता है। अंतराल की बात करूं तो ये कहते कहते जेफ खड़े हो गए जब सर्वर के दूसरे सिरे के पदयात्रियों या धावकों का समूह खड़ा हो गया और बाहर निकलने लगा। केन ने भी ऐसा ही किया और देखा कि वो सभी झील के किनारे की ओर बढ़ रहे थे। वो एक एक करके अंदर कूदे, ज्यादातर ऐसा करते समय चिल्लाए। जेफ भी कूदा और आखिरकार निकल एग्जिट हो गया। उसे 1 सेकंड बाद पता चला कि पानी ठंडा था, सचमुच ठंडा। उसने सांस खींची जब वो सतह पर उठा और तैरने लगा। केन के चेहरे पर मुड़े भाव को देखकर जेफ हंसा। क्या मैंने बताया था कि एथलीट रिकवरी सेंटर में ओलंपिक खिलाड़ी गर्मी से निकलकर सीधे ठंडे स्विमिंग पूल, कोल्ड स्विमिंग पूल में जाते हैं। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और सूजन और जलन कम होती है। और वो खुलकर हंस रहे थे और केन भी इस हंसी में शामिल हुए बिना नहीं रह पाया। अब उसका शरीर इसका आदी हुआ, अकस्टम हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि ये परिवर्तन ताजगी भरा रिफ्रेशिंग चेंज था और इसकी वजह से उसमें ऊर्जा का सैलाब उठ रहा था। यदि आप ज्यादातर लोगों से ये कहें तो वो ब्रेक या अंतराल लेने में आपको अपराधी, गिल्टी ठहराएंगे और सोचेंगे कि आप दिन में कम काम कर पाएंगे। केन ने हाँ में सिर हिलाया तो जेफ ने आगे कहा, देखिए ये गलत साबित हो चुका है। कम नींद में भी ब्रेक टाइम। अलग अलग शोधकर्ताओं ने लोगों को ब्रेक टाइम दिया जो एक दिन में 20 से 35 मिनट तक बढ़ाया गया था। उनका निष्कर्ष ये था कि उन लोगों को कम थकान, लेस फटीग महसूस हुई और उन्हें चोटें कम लगीं। यही नहीं, कामकाजी घंटे कम होने के बावजूद उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ज्यादा या कम नहीं हुई। आराम के अंतराल आपके दोबारा स्वास्थ्य लाभ में संभन, हेल्प बनाते हैं, जिससे आप थकते नहीं, फिसलते नहीं और बीमार नहीं होते। इसका मतलब है कि आप हर दिन अपने शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये मैं देख सकता हूं कि ये एक प्रतिशत के फॉर्मूला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, केन ने कहा। यदि आप थकान से चूर हैं तो आप हर दिन बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खुद को समर्पित नहीं कर सकते। सही कहा केन, मैंने इसे मुश्किल तरीके से सीखा, जेफ ने कहा। याद रखने वाली एक और अहम बात यह है कि आराम के अंतराल आपको ज्यादा बुद्धिमानी से काम करने की काबिलियत प्रदान करते हैं। क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ है कि आप 1 घंटों तक जटिल समस्या पर काम कर रहे थे तो वो आप पर जितना ज्यादा काम कर रहे थे वो कम के बजाय ज्यादा जटिल नजर आती गई? कहने का ओ निश्चित रूप से मैं कुंठित हो जाता हूं, एक मानसिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे समय आपको अंतराल या ब्रेक लेने और किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की जरूरत होती है। मैं जानता हूं कि आपका क्या मतलब है, केन ने कहा। मुझे याद है एक बार जब मैं किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा था तो मैंने हार मान ली और लंच के लिए एक सैंडविच खरीदने चला गया। जब मैं उसे खाकर डेस्क पर वापस लौटा तो समाधान मुझे वहीं अपने आप दिख गया। शोधकर्ता दूर जाने के समय को अंकुरण समय कहते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि ये किसी समस्या को सृजनात्मक तरीके से सुलझाने में आपकी मदद करता है, जेफ ने कहा। इसलिए दिन में आराम के अंतरालों की दिनचर्या बनाना महत्वपूर्ण है। आदर्श स्थिति में एक सुबह के बीच में, दूसरा दोपहर के बीच में। केन ने नीले आसमान में निहारते हुए पीठ के बल तैर रहा था। आराम के इन अंतरालों में करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जेफ? उसने पूछा और एक बार फिर पीठ के बल तैरने लगा। खिलाड़ियों के लिए आमतौर पर स्वास्थ्य लाभ का मतलब होता है कोई निश्चित चीज करना, जैसे सोना, बाथ में बैठना या मसाज करना। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मेहनत का काम नहीं करता है, उसके लिए ब्रेक या अंतराल के समय को व्यायाम सबसे अच्छी चीजों में से एक है। कैसे? आपको निष्क्रिय चीज करने की जरूरत है, जैसे ध्यान करना, संगीत सुनना, परिवार या मित्रों के साथ अच्छा भोजन करना। लेकिन शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि अगर आप काम की भागीदारी के बजाय मानसिक मेहनत ना हो तो वो ज्यादा निष्क्रिय स्वास्थ्य लाभ से आप और ज्यादा थकान महसूस करने लगेंगे। ये प्रदर्शित हो चुका है कि व्यायाम से आपको कम थकान महसूस होती है।
शायद आसपास टहलना, लंच के समय जिम जाना, ऑफिस जाने से पहले तैरना, ये वो गतिविधियां हैं जो हद की गति को बढ़ाती हैं और आपकी मांसपेशियों और जोड़ों को सक्रिय करती हैं। इसे सप्ताह में कम से कम 3 बार और कम से कम 20 मिनट तक करोगे तो आपको लाभ दिखने लगेगा। मैं जानता हूं कि जब मैं ज़्यादा फिट होता हूं तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। केन सहमत हुआ। जेफ ने घाट पर सीढ़ी की तरफ इशारा किया। केन तैरकर वहीं गया और झील से बाहर निकल गया। जेफ भी पीछे पीछे आ गए और बोले, नियमित ऊर्जावान व्यायाम का प्रभाव दरअसल एंटी डिप्रेसेंट जितना ही होता है। व्यायाम रात को बेहतर नींद लाने में मदद करता है और यह आपके मस्तिष्क के तनाव को प्रभावी ढंग से कम करने में भी मदद करता है। वास्तव में कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम आपके शरीर को नए मस्तिष्क कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए सक्रिय करता है। अगर आप नज़दीकी पार्क जैसी नेचुरल जगह पर व्यायाम करते हैं तो लाभ और ज़्यादा मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यस्त सड़क पर टहलते हैं तो देखने के लिए बहुत कुछ होता है और आपका ध्यान भटकता रहता है, लेकिन प्रकृति के करीब रहने से आप अपने मस्तिष्क को आराम करने और खुद को पहचान जाने का मौका मिलता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के एक समूह को एक पार्क में टहलने भेजा गया और दूसरे समूह को व्यस्त सड़क पर। बाद में उनकी जांच की गई। जो लोग पार्क में टहले उनका मूड बेहतर था, उनका ध्यान ज्यादा तीक्ष्ण था और उनकी याददाश्त भी ज्यादा अच्छी तरह काम कर रही थी। जब वो अपने बैकपैक पर पहुंचे और शाम की धूप में बदन सुखाने लगे तो जेफ ने कहा, आराम और स्वास्थ्य लाभ का मूल पहलू एक आखिरी टुकड़ा है जिसे वो हम लोग अपने जीवन में शामिल करते हैं, वेकेशन। पदयात्रा करना, धूप सेंकना, इससे केन को कम उम्र की वो वेकेशन याद आई जो उसके पूरे साल को एक तरह की लय दे देती थी और उसमें नई ऊर्जा का संचार कर देती थी। उसने जेफ को बताया, हमेशा परिवार में कुछ चलता रहता है कि ऐसा समय खोजना मुश्किल होता है जब जब पूरा परिवार अच्छे समय के लिए बाहर जा सके। जेफ ने जवाब दिया, सामान्य प्रवृत्ति के हिसाब से देखें तो मैं शर्त लगाता हूं कि अगर आप घूमने के लिए बाहर चले भी जाते हैं तो ऑफिस के ईमेल और टेक्स्ट मैसेज आपके दिमाग को उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से आपको अवकाश लेने की जरूरत है। शीर्ष प्रतिशत लोग जानते हैं कि उन्हें अपने शेड्यूल में अच्छे वेकेशन को शामिल करने की जरूरत है जब तक कि सचमुच उपचारात्मक स्थिति नहीं आ जाती। हाल फिलहाल मेरा काम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और अगर मैं छुट्टी मनाने चला गया तो चीजें फिसल सकती हैं, केन ने कहा। मेरे लिए वेकेशन को तर्कसंगत साबित करना मुश्किल है जब तक कि मैं बदले में प्रदर्शन में उछाल न देख सकूं। मेरे पास एक बेहतरीन उदाहरण है जो आपकी विश्वास दिलाने में मदद कर सकता है, जेफ ने जवाब दिया। अकाउंटिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग ने पाया कि किसी कर्मचारी का प्रदर्शन जितना बेहतर होता जितना वो वेकेशन पर जाता था। हर माह 6 घंटे के वेकेशन से उसका प्रदर्शन 8% बेहतर हुआ। कर्मचारी वेकेशन में जितना ज्यादा समय बिताते थे, सुधार उतना ही ज्यादा होता था। केन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं दरअसल प्रदर्शन में इतनी बड़ी सुधार करने का अवसर नहीं चूकना चाहूंगा। सही कहा। आप जानते हैं, पहले मैं सोचता था कि अगर मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूं तो कोई दूसरा ले रहा है। देखिए, अब मुझे एहसास होता है कि ये उतना ही सच है और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर मैं अपनी बैटरीज को रिचार्ज नहीं कर रहा हूं तो कोई दूसरा निश्चित रूप से अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहा होगा। यदि मैं ऐसा होने देता तो वो अगले दिन अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहे होंगे जबकि मैं अगले दिन काम निपटा रहा हूंगा। अगर मैं अपनी बैटरीज को रिचार्ज नहीं कर रहा हूं तो कोई दूसरा निश्चित रूप से अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहा होगा। एक और चीज जो मैंने ये पाया कि जब आप 1% के फॉर्मूला में आगे जाते हैं तो लिवरेज और 20-80 सिद्धांत का अनुकूलन आपको बहुत मिल जाता है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे कि वो आपके पास है। उस समय का कुछ इस्तेमाल नियोजित स्वास्थ्य लाभ में करके आप लगातार तरोताजा हो सकते हैं और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर सकते हैं। इस तरह से आप हर दिन सुधार कर सकते हैं, एक बार में 1%, जेफ ने कहा। फिलहाल ये कैसा रहेगा कि हम सीढ़ियों को छोड़कर पगडंडी से ही वापस चलें। केन ने पगडंडी की तरफ देखा जहां ऊंचे सदाबहार पेड़ों की छाया थी। ऐसा लगता है कि ये ठीक वैसा आराम और स्वास्थ्य लाभ है जो मुझे कल एक उच्च प्रदर्शन वाले दिन के लिए तैयार कर देगा, केन ने कहा और दोनों ही मुस्कुराने लगे।